हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक इंडियन ज्योग्राफी या कहें ज्योग्राफी की सीरीज है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। अपने इस पार्ट 5 में आज हम मानसून के टॉपिक को कवर करेंगे और मानसून में हम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इंडियन मानसून को पढ़ेंगे। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता, बट बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में अपवाह तंत्र से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया था और हमने इससे पहले पृथ्वी के भौतिक स्वरूप या कहें भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया था। बट अब उसके बाद जो हमें काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मानसून, और इसको हमें कवर करना है। लेकिन मानसून के संदर्भ में समस्याएं ये होती हैं कि जब हम मानसून के टॉपिक को पढ़ते हैं तो इससे पहले हमें क्लाइमेटोलॉजी के या कहें जलवायु के कई सारे छोटे छोटे टॉपिक पता होने चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक का मतलब है जैसे एक टॉपिक आपका आएगा वायुदाब का, ये आपको पता हो। दूसरा टॉपिक है आपका ITCZ का, इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तीसरा टॉपिक है आपका कोरिलेसिस बल के बारे में, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। और चौथा जो यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक आता है या कहें जो छोटा सा टॉपिक होता है वो होता है आपका अल नीनो और ला नीनो के बारे में। अर्थात अगर आपको ये 4 के 4 टॉपिक क्लियर हैं तो ये मानकर चलिए कि आपका मानसून क्लियर हो जाएगा, और तो ये मानकर चलिए आप कि आप भारत में आने वाले मानसून के आगमन के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे या जब आप मानसून के टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो इन्हीं से संबद्ध या कहें ITCZ और वायुदाब से ही संबद्ध आपकी एक चक्रवाती अवधारणा होती है कि चक्रवात कैसे जन्म लेते हैं, और चक्रवात में भी आपको चक्रवात के टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करने की आवश्यकता होती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम न केवल आपको मानसून की उत्पत्ति से रिलेटेड वायुदाब, ITCZ, कोरिलेसिस बल, अल नीनो और ला नीनो ये सब समझा सकें, बल्कि हो सकेगा तो चक्रवात के बारे में भी बेसिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके टॉपिक को पहले उठाएंगे, इन सारे बिखरे हुए टॉपिकों को, वायुदाब को, ITCZ को, कोरिलेसिस बल को और अल नीनो और ला नीनो के प्रभाव को। फिर हम यहाँ पे इन चीज़ों को आगे क्लियर करेंगे। क्लियर, तो इतनी बातें हो गई। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहला जो हमने आपको टॉपिक बोला वो हमने क्या बोला, हमने आपसे कहा कि हम आपको पढ़ाएंगे वायुदाब के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा कि एक ऐसा दाब जो वायु के द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न उठता है कि वायु के द्वारा किस पर लगाया जाता है, तो हम पर या कहें हमारी पृथ्वी पर। लेकिन आप में से अधिकांश बच्चों को लगेगा कि सर हम पर तो इसका असर ही कुछ नहीं होता। तो इसका असर हम पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी इस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, तो जिस कारण वो पूरा का पूरा बल इक्वल हो जाता है, या कहें कि हम बचपन से इस बल के अभ्यस्त होते हैं, हमारी बॉडी इस बल का अभ्यस्त होती है, तो हम पे किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट बड़ा नहीं पड़ पाता। क्लियर, तो इसलिए वायुदाब हम पे उतना असर नहीं करता। एक और रीजन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है किसी भी स्थान की स्थलाकृति, वो भी ये डिसाइड करती है कि वायुदाब कहाँ पे कैसा होगा। जैसे मैं अगर आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप स्थलीय क्षेत्र में मैदानी भागों में रहते हैं तो आपको यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है उसके बारे में फीलिंग नहीं लगेगी। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे वहां पे आपको वायुदाब का असर दिखने लगेगा। क्यों दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, ये सारी चीजें अभी हम आपको क्लियर करेंगे। बट आपको मोटे तौर पर बस पता होना चाहिए कि हाँ, स्थल पे जो होता है वो वायुमंडलीय दाब हमें उतना असर नहीं दिखाता जितना कि हमें पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट और है वायुदाब के संदर्भ में। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये वायुदाब होता है ना, ये हमारे यहाँ तापमान के संदर्भ में व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तापमान के संदर्भ में ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी तापमान को हम अधिक करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो वायुदाब है वो हमेशा कम होगा। अर्थात तापमान मान लीजिए कहीं पे भी ज़्यादा हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वायुदाब आपको वहाँ पे कम मिलेगा। या कहें जहाँ पे सन की रेस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी वहाँ पे वायुदाब जो होगा वो कम होगा, और इसी कम वायुदाब को हम नाम देते हैं कि ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। निम्न वायुदाब का मतलब होता है कि लो प्रेशर। लो प्रेशर को एलपी के माध्यम से डिफाइन किया जाता है। समझ के? अब मैंने बताई कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है वायुदाब, अर्थात अगर वायुदाब हमारा कभी भी ज्यादा हुआ तो तापमान क्या होगा? कम होगा। अब वायुदाब ज्यादा कब होगा? तब ज्यादा होगा जब हमारे यहाँ ठंडा प्रदेश होगा। ठंडा प्रदेश का मतलब जैसे ध्रुवों के बारे में हम ले लें, ध्रुवों में बर्फबारी ज़्यादा होती है, वहाँ पे शीतलन ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे हमें वायुदाब सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वायुदाब अधिक कब होगा? वायुदाब अधिक तब होगा जब तापमान जो होगा वो काफ़ी कम होगा, और अधिक वायुदाब को हम नोटिफाई किस नाम से करते हैं? उच्च वायुदाब के रूप में। क्लियर? इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये शब्द आपके क्लियर हो गए। चलिए, अभी मैंने यहाँ पे एक शब्द आपको बोला क्या कि ठंडी प्रदेशों में, ठंडे जो प्रदेश होंगे वहां पे जो हमारा ये होगा ये हाई प्रेशर होगा, लेकिन जो हमारा गर्म क्षेत्र होगा वहां पे निम्न दाब होगा। अब एक बात बताओ, जो पहाड़ होता है या कहें जो पहाड़ की ऊंचाई होती है वहां पे जब हम धीरे धीरे ऊंचाई की ओर पहुंचते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो बॉडी की वायु है या हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होने लगती है। या कहें कि जब हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो हम विषुवत रेखा से दूर जाने लगते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर विषुवत रेखा क्या है? तो विषुवत रेखा मैंने आपको बताई थी कि वो रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड करती है, और इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। यहां से उत्तर की ओर जाएं या दक्षिण की ओर जाएं तो क्या होता है कि जो तापमान है उसमें हमें क्या देखने को मिलती है? तापमान में कमी देखने को मिलती है। कमी का मतलब होता है कि तापमान ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि सन की रेस सबसे ज्यादा कहां पे पड़ती हैं? इसी विषुवत रेखा पे, और यहाँ पे ये क्षेत्र गर्म होता है। जैसे जैसे ऊपर को हम उठेंगे वहां पे ये क्षेत्र हमें ठंडा देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आपको बस बेसिक ये जानना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताइए साहब कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वायु दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विषुवत रेखा से जब भी हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वायु दाब बढ़ने लगेगा। नहीं भी अगर आपको पता है तो मोटे तौर पे ये याद रखो कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहां पे बर्फ अधिक होती है, और बर्फ अधिक होने के कारण वो बर्फ दबाव डालती है क्योंकि ठंडी चीज है। और हमने यही अभी आपको बताया था कि जहां तापमान हमारा सबसे कम होगा वो उच्च वायुदाब होगा, और ध्रुवों पर जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। क्लियर? तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि वायु दाब के ज्यादा और कम होने का क्या मतलब है। यूपीएससी प्रीलिम में आपसे बिल्कुल सिंपल सा सिंपल यही क्वेश्चन पूछती है, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहां से थोड़ा एक कदम और बढ़ते हैं। एक कदम क्या? बेसिक के थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाते हैं। वो क्या होता है? वो होता है गैस को लेके। आपको पता होना चाहिए कि गैस की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जब भी हम गैस को हीट करेंगे या कहें जब भी हम इसके तापमान को गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होता है? इसका जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, या कहें कि इसको गर्म करने से ये प्रसारित होती है। प्रसारित का मतलब फैलती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ठीक है फैलती है, लेकिन घनत्व का सामान्य सा क्या मतलब होता है? घनत्व का मतलब होता है सिकुड़ना, या कहें घनत्व का मतलब होता है कि स्थिति क्या है। जैसे आपको मैं ये गोला बना दिया, यहाँ पे अगर मैं हर एक चीज को ऐसे कर दूं ठोस की तरह, मतलब पूरा का पूरा ये एक दूसरे से भरा हुआ है गोला, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे काफी ज्यादा घनत्व है।
आपने देखा होगा आबादी के संदर्भ में बात आती है तो कहा जाता है कि दिल्ली में घनत्व अधिक है अपेक्षाकृत अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम के। क्यों? क्योंकि दिल्ली में लोग एक ही क्षेत्र में एक ही बिल्डिंग में कई सारे रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, दूर दूर रहते हैं। अर्थात अरुणाचल प्रदेश की स्थिति घनत्व वाली नहीं है, फैलाव वाली है। जबकि दिल्ली में लोगों का क्या है, वो घनत्व के रूप में रहते हैं, एक साथ जुड़ के रहते हैं। क्लियर इतनी बातें? तो यहाँ पे घनत्व से संबंध है गैस का। अगर हमने गैस को गर्म किया तो वो प्रसारित होगी, और जब भी कोई चीज प्रसारित होती है, जब भी कोई चीज फैलती है, उसमें क्या होता है, उसमें दाब अपने आप कम हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो कि जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, इंटेंस यूपीएससी पे ही फोकस रखते हो, तो आप उस पे काफी अच्छे से प्रेशराइज कर पाते हो। और आपकी जिंदगी का यही सपना होता है कि जब तक यूपीएससी नहीं निकलेगा तब तक हार नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ बदमाश टाइप के बच्चों को आपने देखा होगा, वो क्या करेंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, एसएससी का भी भर देंगे फॉर्म, रेलवे का भी फॉर्म भर देंगे, बैंक का भी फॉर्म भर देंगे, ईपीएफओ का फॉर्म भर देंगे, एससीडीएस का भी फॉर्म भर देंगे, मतलब सारे फॉर्म भर देंगे। और जब वो सारे फॉर्म भर देते हैं तो दिक्कत तो यही होती ना कि उनका जो दबाव है, इंटेंस जो फोकस है, वो कम हो जाता है। और इसीलिए अगर उनका यूपीएससी नहीं निकलता है तो उनको कोई गम भी नहीं होता है। लेकिन जो बच्चा पूरी जिंदगी यूपीएससी पे ही मेहनत कर रहा होता है तो उसको ये दिक्कत होती है। और एक बात और देखो, अच्छे से मैं समझाता हूं कि आखिरकार आप फैलते क्यों हो। फैलते इसलिए हो क्योंकि आपके घर वाले नीचे से आपको गर्म करते हैं, अरे ये वाला फॉर्म आ गया, इसको क्यों नहीं भरते हो, ये वाला फॉर्म आ गया, इसको भर दो, ये जेपीएससी दे आओ जाके एग्जाम निकल जाएगा, ये यूपी पीसीएस दे आओ जाके, राजस्थान पीसीएस दे आओ, हरियाणा पीसीएस दे आओ, फलाना पीसीएस दे आओ। देखो पीसीएस वगैरह कोई बुरा नहीं है, हर एक एग्जाम अपने आप में अच्छा है। चपरासी से लेके घंटी बजाने वाले तक का भी एग्जाम अच्छा होता है, बट ये डिपेंड करता है कि क्या आप घंटी बजाने के लिए बने हो। जैसे सिंपल सी बात है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं आगे चल के फ्यूचर में इंडिया में अमेजन की तरह एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकूं, बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा सपना नहीं है। मेरा ड्रीम है देश में कलेक्टर तैयार करना, तो मैं वो करूंगा। तो यही चीज है कि आपके अंदर किस चीज का दिमाग है। भाई जो कक्षा 4 तक पढ़ा है वो भी तो एक तरीके से बिजनेस कर रहा है, और आप इतने टैलेंटेड, हर एक फील्ड का आपको नॉलेज है, तो फिर आप मतलब घर पे या छोटे छोटे एग्जाम क्यों दे रहे हो, अपने टैलेंट के अनुरूप एग्जाम दो। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि आप एक मान लो गैस हो, आपका परिवार आपको गर्म कर रहा है तो आप फैलते हो, अर्थात आपका जो दबाव होता है वो यूपीएससी पे कम हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी ही बातें आपको यहाँ पे पढ़नी थी। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि वो वाला भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि वायु दाब का और जलवाष्प की मात्रा के साथ में क्या संबंध है। जलवाष्प का क्या मतलब होता है? जलवाष्प का मतलब होता है जल और वाष्प। वाष्प क्या चीज होती है? वाष्प तभी होती है जब वो कोई चीज गर्म होती है। अब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी मैंने पहले भी आपको वाष्प के बारे में पढ़ाया। ठीक है, कि अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है, मतलब ये भी उल्टा ही होता है। उल्टा का मतलब कि वायु दाब अगर ज्यादा है तो जलवाष्प वहां पे क्या होगी, कम होगी, या जलवाष्प अगर कहीं पे ज्यादा है तो क्या होगा कि जो वायु दाब होगा वो आपका कम होगा। अर्थात वायु दाब जो होता है वो जलवाष्प के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उसके एक बटे, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, समानुपाती का मतलब क्या होता है? उसी के जस्ट सिमिलर। ठीक है, अगर आपसे एक लाइन यूपीएससी में ये क्वेश्चन दे दे कि साहब आप हमें ये बताइए कि जलवाष्प की मात्रा अगर अधिक है तो वायुदाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वायुदाब कम होगा, वायुदाब ज्यादा होगा, वायुदाब अपरिवर्तित होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे साहब जलवाष्प की अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वायुदाब कम हो जाएगा। अगर वायुदाब की मात्रा ज्यादा अधिक होगी तो जलवाष्प अपने आप में कम होगी। क्यों? क्योंकि जल जो वाष्प बनता है वो गर्म होता है। तो ये टेम्परेचर से रिलेट हो गया। टेम्परेचर का मतलब कि अगर तापमान हमारा अधिक हो गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को एक और कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं।
बेसिक तौर पे जो पहली बार पढ़ रहा होता है उसको बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए बेसिक तौर पे आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जब मैं ये बोलता हूं कि तापमान अधिक, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस से ये बढ़ रहा है। हो सकता है 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, हो सकता है 48 डिग्री तक पहुंच जाए। जैसे इसमें मैं जहां पे बैठा हूं वहां पे टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। अभी जब ये क्लास खत्म होने को आ जाएगी तो देखना हो सकता है हो जाए 32 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि तापमान बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं तापमान की अधिकता, अर्थात यहाँ पे गर्मी को नोटिफाई किया जाता है तापमान की अधिकता से। तापमान की कमी को नोटिफाई किया जाता है ठंडे प्रदेश से या कहें सर्दी से। आप सर्दी में देखिएगा टेम्परेचर आपका 14 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री, कहीं पे 2 डिग्री और कहीं पे तो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लबासना वगैरह में आप होंगे तो वहां पे माइनस की स्थिति पे आ जाएगा, बर्फबारी की स्थिति पे आ जाता है। ठीक है, और आप देखते होंगे वहां पे बर्फबारी होती है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका वायुदाब का, ये क्लियर हुआ। चलिए, वायुदाब का जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये दो वर्ड आपके क्लियर हो गए, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं और जो बताना चाह रहा हूं वो आपको समझना है। क्या ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें ज्यादा आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि जो हवाएं होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, हमेशा। मतलब ये नियम ही है कि हवाओं का जो प्रवाह होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। हाई प्रेशर का मतलब फिर से मैं बता दूं, हाई प्रेशर का मतलब होता है कि वो क्षेत्र ठंडा हो, लो प्रेशर का मतलब होता है वो क्षेत्र गर्म हो। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ है तो आप यकीन मानिएगा कि आप इंडियन मानसून की आधी बातों को समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये समझ गए, हाई प्रेशर का मतलब ठंडा, लो प्रेशर का मतलब गर्म। अर्थात ठंडे से हवाएं हमेशा गर्म की ओर जाएंगी, ना कि गर्म से ठंडे की ओर। और अगर गर्म से ठंडे की ओर जाएंगी तो इनमें जो आर्द्रता होगी वो नहीं होगी, मतलब ये सूखी हवाएं होंगी। और सूखी होने के कारण ये जब जल के ऊपर से गुजरती हैं तो ये उस जल को अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने के बाद पास में आने वाले किसी भी स्थल पे बारिश करा देती हैं। यही कारण है कि जब भारत का पता नहीं है अभी आपको कुछ भी, लेकिन परेशान मत होना, बता दे रहा हूं, आगे फिर समझाऊंगा। यही कारण है कि भारत का जो उत्तर पूर्वी मानसून है या भारत का जो लौटता हुआ मानसून है वो वहां से शुष्क पवनों के माध्यम से आता है, बंगाल की खाड़ी से जल लेता है और तमिलनाडु में बारिश करा देता है। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता दें इसी वायुदाब से संबंधित, ठीक है, ताकि सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर रहें। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है स्थल समीर और समुद्र समीर को लेके। समीर का मतलब होता है, क्या होता है? नाम लड़के का, बिल्कुल भी नहीं। समीर का मतलब होता है वायु, ठीक है। वायु का मतलब होता है हवाएं, हवाएं का मतलब प्रवाह, ठीक है। ये आप समझिए, स्थल समीर और वायु समीर। इसको हम बताएं इससे पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दें। वो क्या कि जब भी सन की रेज, ठीक है, जब भी सन की रेज जो है वो किसी स्थल भाग पे पड़ती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो उसे जल्दी गर्म कर देती हैं और जल्दी उसे अगर ठंडा भी कर देती हैं। मतलब कि स्थल जो होता है सन की रेस पड़ने पर जल्दी गर्म होता है और रात की अवस्था में जल्दी ही वो ठंडा हो जाता है। लेकिन जो जल होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा आपको मानसून के संदर्भ में, और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा ला लीनो और एल नीनो के संदर्भ में, ठीक है। तो वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे, बट आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिक वाला याद रखना है कि साहब जो स्थल होता है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। जो जल होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। आप देखिएगा, आप दूध गर्म कीजिए या पानी गर्म कीजिए, है ना, काफी टाइम लगेगा। आप धूप में कभी भी गर्मी में देखिएगा कि आपकी छत जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और छत पे आप पानी रख के आओ तो वो उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा जितनी जल्दी आपकी छत की स्थल गर्म होती है। और रात में जब आप जाएंगे तो आप देखिएगा कि जो छत है वो ठंडी हो जाएगी,
मौसम में, ठीक है, लेकिन आपका जो जल होगा वो गर्म ही बना रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। समझ के इतने सारे अगर कॉन्सेप्ट आपको याद हैं तो आप वायुदाब को समझ सकते हो। अब यहाँ पे हम स्थल समीर और जल समीर के बारे में आपको बता दें, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा अभी यहाँ पे, मैंने एक मिनट रुकिए, जैसे मैंने आपसे अभी क्या कहा कि जो यहाँ पे हमारा क्षेत्र होता है, मैं आपको एक बार, ये जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, ये यहाँ पे स्थलीय क्षेत्र है और ये यहाँ पे आपका हो गया समुद्री क्षेत्र। मान लीजिए समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारा है प्यारा सन, क्लियर, ये हमारा है यहाँ पे प्यारा सन। इस प्यारे सन की जब रेज हमारी इस अर्थ पे पड़ती है, ठीक है, तो ये जो स्थल का क्षेत्र होता है वो काफी तेजी से गर्म हो जाता है। अभी मैंने आपको बेसिक में बताया कि जब ये क्षेत्र हमारा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ पे जब पानी के पास में, यहाँ पे जब सन की रेस नहीं पड़ेगी जल में, जल हमारा क्या बना रहेगा, जल हमारा यहाँ पे बना रहेगा ठंडा। क्यों ठंडा बना रहेगा, क्योंकि जल पे जो रेस पड़ेगी वो उसे इतनी जल्दी गर्म नहीं कर पाएगी जितनी जल्दी वो स्थल को गर्म कर देगी। तो यहाँ पे एक चक्र बनने जाता है, या कहीं एक चक्र बन जाता है जिसको वाकर संचरण कहते हैं। ये आपको एल नीनो और ला नीनो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आप समझिए इस चीज को कि यहाँ पे स्थल जो होता है काफी तेजी से गर्म होता है, लेकिन जो जल होता है उतनी तेजी से गर्म नहीं हो पाता जितनी तेजी से स्थल है। तो एक यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि ये क्या रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर। अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि जो हाई प्रेशर से हवाएं हैं वो लो प्रेशर की ओर चलती हैं, अर्थात यहां से हवाएं चलेंगी किस ओर, लो प्रेशर की ओर। और जब ये लो प्रेशर की ओर चलेंगी तो यहां से फिर ये तेजी से ऊपर को उठेंगी, और तेजी से ऊपर उठने के कारण यहाँ पे क्लाउड्स का निर्माण होगा, और जब क्लाउड्स का निर्माण होगा तो यहीं से फिर बारिश होती है। समझ गए, आप समझ सकते हो कि बारिश किस तरीके से होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चला। दूसरा स्थिति क्या होती है कि जब यहाँ पे समुद्र का पानी कभी गर्म होता है और ये जो स्थल का क्षेत्र है ये जब ठंडा हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से हवाएं वापस को रिटर्न होती हैं, और वापस रिटर्न होने के बाद इस जगह पे बारिश कराती हैं और यहाँ पे वर्षा होती है समुद्र में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात बताएं, यहाँ से जो ये जाएंगी तो यहाँ पे कुछ भी इनके पास नहीं होगा, ये ठंडी होंगी, खाली होंगी, इनके पास बिल्कुल भी आर्द्रता नहीं होगी, ये शुष्क होंगी। लेकिन ये यहाँ से जलीय क्षेत्र को लेंगी और जलीय क्षेत्र को लेने के बाद आगे बारिश कराएंगी। अगर कोई स्थल भूमि इनको मिल गई तो वहां पे भी ये बारिश करा देंगी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया के संदर्भ में खास तौर पे आपका तमिलनाडु का क्षेत्र जो कि उत्तर पूर्वी मानसून से संबंधित होता है। इतनी बातें उम्मीद है आपको वायुदाब से संबंधित चीजों की जानकारी मिली होगी, ठीक है। अब हम आपको वायुदाब की जब इतनी जानकारी आपको मिल गई है तो हम वायुदाब से संबंधित कुछ बेसिक फीचर या कहीं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, खासतौर पे वायुदाब की जो पेटियां हैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में फिर हम जेट स्ट्रीम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वायुदाब की पेटियों को पढ़ेंगे और इसके बाद हम देखेंगे खासतौर पे किसको, कोरियोलिस बल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तो मुझे नहीं दिखाना है, ये भी आपको नहीं दिखाना है, ये भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे इन चीज़ों को। जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ शायद वो चित्र है, हाँ देखिए यहाँ पे ये चित्र है वायुदाब की पेटियों को लेके। अब यहाँ पे एक दो बातें मैं पहले कंफर्म कर दूं, आपको क्लियर कर दूं कि ये जो फिगर होता है ना ये आभासी चित्र है। आभासी का मतलब बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है कि विषुवत रेखा यही होगी, यहाँ पे कर्क रेखा होगी, यहाँ पे मकर रेखा होगी, कोई भी फिक्स चीज नहीं होती। ये हम बस आभास में अपने लाए हुए हैं कि हाँ साहब ये जो 23.5 डिग्री का क्षेत्र है ये हमारा मकर रेखा होगा, ये जो 23.5 डिग्री का क्षेत्र है ये हमारा कर्क रेखा होगा। बिल्कुल आभास के रूप में हम इनको लेते हैं, तो आभास के रूप में ही हमको पढ़ना है। आभास के रूप में जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी में कई सारी दाब पेटियां होती हैं। दाब का मतलब क्या होता है, दबाव डालना, ठीक है, यानी कि गैसों का एक तरीके से पृथ्वी पे दबाव डालना कहलाता है दाब पेटियां। सूर्य की स्थिति के अनुरूप
जैसे जैसे इन पे प्रकाश पड़ता है या जैसे जैसे अर्थ अपने अक्ष पे घूमती है और सन के पास में जैसे जैसे पहुंचती है, वैसे वैसे इन दाब पेटियों में चेंजेस आने लगते हैं। जब सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती है, ये मैंने आपको पहले ही क्लास में, पहली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य की रोशनी लंबवत कब पड़ती है। कब पड़ती है सूर्य की रोशनी? मार्च और सितंबर के महीने में। तो सूर्य जब भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ता है, कहें 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं यहाँ पे सन की रेस सबसे ज्यादा है। सन की रेस होने के कारण यहाँ का तापमान जो होता है वो काफी कम हो जाता है। और तापमान की कमी का मतलब क्या है कि तापमान यहाँ पे काफी बढ़ जाता है। और तापमान की बढ़ोतरी का क्या मतलब है कि वायुदाब यहाँ पे सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता, अर्थात ये बिल्कुल शांत स्थिति होती है। इसको हम कहते हैं विषुवती निम्न दाब। ठीक है, इसी से थोड़ा ऊपर जाने पे क्या होता है कि थोड़ा ऊपर जाने पे जो हवाएं हैं या कहें जो यहाँ का स्थिति है, जो यहाँ का जल की स्थिति है, वो उतना गर्म नहीं हो पाता जितना कि विषुवती निम्न दाब में होता है। तो इसलिए यहाँ पे गर्म और ठंडे का मिक्सअप देखा जाता है, इसीलिए इसको हम उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं। ये स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हम इसके ऊपर ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं। ध्रुवीय का मतलब होता है कि ऊपर से आने वाली ठंडी धाराएं, ठंडी धाराओं का मतलब होता है महासागरीय जो धाराएं हैं वो इस इम्पैक्ट को प्रभावित करती हैं और ऊपर से काफी ज्यादा दबाव डालती हैं। तो दबाव के कारण क्या होता है कि वो जो वायु होती है वो नीचे की ओर गतिशील होती है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई चीज जब भारी होगी तो वो नीचे की ओर आएगी। अब जब नीचे की ओर यह आती है तो यहाँ पे एक बल काम करता है। उस बल का नाम होता है कोरियोलिस बल, या कहें उस बल के नाम के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट होता है फेरल का नियम। फेरल का नियम ये कहता है कि कोई भी चीज जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध से जब कोई भी चीज उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगी, मतलब यहां की ओर जाएगी, तो वो क्या होगी? कोरियोलिस बल या फेरल के कॉन्सेप्ट के अनुसार पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है। कहां से घूर्णन करती है? वेस्ट टू ईस्ट में। तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में या कहें अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएगी। यहां से ऐसी गई, जा रही है सीधे, तो दाहिनी ओर क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, ये ऐसे दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएगी। इस दाहिनी ओर विक्षेपन को ही कहते हैं कोरियोलिस बल के बारे में। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और रह गया है जो मेरे से मिस हुआ अभी, वो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ ताकि वो वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, समझ में नहीं आ पाते। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब यहाँ से ये हवाएं चल रही होती हैं विषुवती निम्न दाब की, तो यहाँ पे कई सारी धाराएं, ठीक है, खास तौर पे जितनी भी गर्म धाराएं वो यहाँ आके मर्ज करती हैं आपस में। ठीक है, ये आपस में जब यहाँ पे आके मर्ज करती हैं उत्तरी गोलार्ध की विषुवत रेखा के पास में, तो इन्हीं धाराओं को हम कहते हैं क्या? व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें क्यों? क्योंकि ये काफी शांत क्षेत्र होता है। शांत क्षेत्र का मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ शांत इसलिए होता है कारण उस समय व्यापारिक गतिविधियां या जितने पानी वाले जहाज होते थे, अभी एनिमेशन के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे, सारी चीजें तब और अच्छे से समझ में आएंगी। जितने पानी वाले जहाज होते थे वो इन्हीं व्यापारिक पवनों के सहारे आते थे या कहीं यात्राएं करते थे। ठीक है, और इन्हीं के कन्वर्जन से बनता है यहाँ पे एक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं ITCZ। अर्थात अगर मैं ये आपसे कहूं कि ITCZ का क्षेत्र जो है वो कैसा क्षेत्र होगा, तो ITCZ का जो क्षेत्र बनता है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ना कि उच्च वायुदाब का। निम्न वायुदाब का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों की दोनों जो धाराएं हैं, दोनों की दोनों जो करंट हैं वो मर्ज करती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे मर्ज करती हैं, तो आप एक बार यहाँ पे पिक्चर्स देखिए या यहाँ पे 3D एनिमेशन देखिए ताकि आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे
इसमें शायद दिया है कि नहीं दिया है, हाँ ये देखिए यहाँ पे सूर्य की स्थिति ये डिपेंड करती है कि मतलब कैसे मर्ज करेंगे कैसे नहीं। आप देखिएगा यहाँ पे कि सूर्य जो है, थोड़ा सा और मैं करूँ, हाँ अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। आपका देखिए ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैं बताना वाला हूँ वो यही है कि सूर्य जब अपनी स्थिति बदलता है, कभी कर्क रेखा पे होगा तो क्या स्थिति होगी, मकर रेखा पे होगा तो क्या स्थिति होगी, भूमध्य रेखा पे आएगा तो क्या स्थिति होगी, तो उन्हीं स्थिति के समय कुछ व्यापारिक पवनें चलती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को आपस में मर्ज करेंगे। अभी आप देखिएगा यहाँ पे कि किस तरीके से भूमध्य रेखा पे देखिए सूर्य आया तो उत्तरी गोलार्ध से चलने वाली और दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली पवनें आपस में मर्ज हो रही, और इन्हीं मर्जर से बनता है ITCZ का क्षेत्र। ये रेड कलर का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, ठीक है, और ये बार बार ऊपर नीचे खिसकता रहता है। खिसकने का कारण है खास तौर पे सूर्य का आना जाना, और सूर्य के आने जाने का मतलब क्या है, सूर्य के आने जाने का मतलब है कि इनकी जो स्थिति है, सूर्य अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो ये आगे की ओर जाएगा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है तो नीचे की ओर विक्षेपित होगा, नीचे की ओर ऊपर की ओर कितना विक्षेपित होगा कितना नहीं विक्षेपित होगा, ये डिपेंड करता है कि कहां पे स्थली भाग अधिक है और कहां पे स्थली भाग कम है। इसीलिए आप देखना, अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाऊंगा कि ITCZ का जो क्षेत्र होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा विक्षेपित होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल नाम मात्र का, वहीं पर केवल होगा जहां पे इसमें केवल और केवल आपका गर्म क्षेत्र या कहें स्थल भाग देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको थोड़ा इसका व्यापारिक पवनों के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया उसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर पता रहें। जैसे ये देखिए, ये पवनों का एक कॉन्सेप्ट होता है, पवनों का कहें कि ये नियम होता है, ठीक है, कि ये पवनें यहाँ पे आप देख रहे हो ये अंता उष्ण अभिसरण क्षेत्र है। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर भूमध्य रेखा पे एग्जैक्ट नहीं होता है क्या अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, तो बिल्कुल भी नहीं। माना यह जाता है कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है इससे 5 डिग्री के आसपास होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कई बार भूमध्य रेखा पे जब बारिश होती है तो बारिश के कारण बादल बनते हैं, और बादल कई बार वहां से हट नहीं पाते, तो बादल नहीं हट पाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे नीचे भूमध्य रेखा पे कुछ समय के लिए सर्दीला मौसम भी बन जाता है, यानी कि मौसम उतना निम्न नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो मौसम की निम्न न हो पाने के कारण ITCZ तो निम्न है तो वो थोड़ा ऊपर की ओर विचलित हो जाता है, इसीलिए देखिएगा ये हमेशा ऊपर की ओर विचलित आपको दिखाया जाएगा, अर्थात 5 डिग्री ऊपर की ओर ही विक्षेपित रहता है। समझ गए? चलिए इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, इतनी ही बातें आपको यहाँ पे सीखनी थी। अब यहाँ पे हम आपको जो दिखाना चाहते हैं वो है, हम कुछ पिक्चर्स आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद मैं कोरियोलिस बल के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आप देखिए, बात यह है ना कि हमारी अर्थ पे कोई एक ही घटना केवल नहीं होती कि जो हम केवल एक घटना को बेस बना के पूरी के पूरे मानसून को कवर कर लें। इसमें हमारी ये मानसूनी धाराएं भी या कहें महासागरीय जो धाराएं भी, ये भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरी की पूरी पृथ्वी पे कई धाराएं काम करती हैं, जिनमें हम गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं दो नामों से जानते हैं। आपको जो यहाँ पे रेड कलर की दिख रही है ये गर्म है, जो ब्लू कलर की दिख रही है ये सबकी सब ठंडी हैं। जैसे बेंगुला जो है ठंडी धारा है, पेरू जो है ये ठंडी धारा है। अभी आपको हम बताएंगे कि इसी पेरू की धारा के कारण किस तरीके से ला नीना और एल नीनो की स्थिति प्रभावित होती है। समझ गए? तो ये बातें यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, और ये भी सब की सब सूर्य की रोशनी से या कहें सूर्य की स्थिति से प्रभावित होती हैं। तो इनको हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे अभी, ठीक है। तो आपने ये देख लिया धाराएं, आपके पास मैप होगा, आपने मैप में देखा होगा, नहीं मैप है तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे देख लिया। अब जो मैं आपको दिखा रहा था ITCZ के बारे में, तो ये ITCZ की स्थिति है। आपको ये बीच में दिख रही है, सॉरी हाँ, आपको ये जो बीच में स्थिति दिख रही है ये वास्तव में आपकी किस चीज की है? ये आपकी है भूमध्य रेखा की। ये जो बीच की रेखा है आपकी, ये मैंने आपको दिखाया भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा के ऊपर जो आपको एक क्षेत्र दिख रहा है, ये वाली जो लाइन, ये थोड़ी सी ऊपर विक्षेपित और ये यहाँ पे इतनी ज्यादा विक्षेपित, ठीक है, और ये यहाँ पे नीचे इतनी कम विक्षेपित, इसका क्या मतलब है इसको यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, फिर हम इंडियन मानसून के बारे में और कोरिसिस बल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी स्थिति ऐसे डिफाइन होती है कि जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पे लंबवत होता है। अब आप में से अधिकांश बच्चों को पता होगा सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है, 21 जून के आसपास, ठीक है। जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत होता है तो एक बात बताइए कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसको सन की रेस सबसे ज्यादा मिलेंगी कि कम मिलेंगी? सबसे ज्यादा मिलेंगी। सन की रेस जब सबसे ज्यादा मिलेंगी तो उत्तरी गोलार्ध का जो स्थलीय भाग है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा कि ठंडा होगा? सबसे ज्यादा गर्म होगा। सबसे ज्यादा जब गर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर। ITCZ क्या है? ये लो प्रेशर को नोटिफाई करती है। तो ITCZ उतनी ही मात्रा में विक्षेपित हो जाएगी। समझ रहे? जैसे आप यहाँ पे देखिए कि भूमध्य रेखा के पास में यहाँ पे जल है, तो जल इतनी तेजी से नहीं गर्म होता, तो इसलिए इतनी तेजी से विक्षेपित नहीं हुई। बट जहां पे स्थल आया, आप यहाँ पे अफ्रीका का कॉन्टिनेंट देखिए, वहां पे तुरंत ये विक्षेपित हो गई और ज्यादा यहाँ पे विक्षेपित हो गई इंडियन कॉन्टिनेंट के संदर्भ में, ठीक है। इसका रीजन यही है, स्थलीय भाग का यहाँ पे उपस्थित होना अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध के। दक्षिणी गोलार्ध में आपको स्थलीय भाग ज्यादा नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो कितना छोटा स्थलीय भाग है, और जहां स्थलीय भाग आपको मिलेगा तो केवल वहीं तक कुछ बहुत ही विक्षेपित होगी। समझ गए? तो एक रीजन यहाँ पे ये भी होता है ITCZ का उत्तर की ओर खिसक जाना। और एक और आपको बात बताएं कि जब ITCZ उत्तर की ओर खिसकती है, इसको खिसकाने में या कहीं इसके खिसकने से एक स्ट्रांगनेस ये आती है कि दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण या कहें कोरिलेसिस बल के कारण या कहें पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस पर एक आभासी बल लगता है। और वो आभासी बल क्या करता है कि इन दक्षिणी पवनों को, दक्षिण पश्चिम पवनों को, इनको ऊपर की ओर प्रभावित कर देता है या कहें घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में विक्षेपित कर देता है। तो ये हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून का कारण बनते हैं। समझ रहे हो इतनी बातें? चलिए, इतनी ही बातें यहाँ पे मुझे समझानी थी। अब हम आपको यहाँ पे 3D के माध्यम से एक पिक्चर दिखाते हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है। जुलाई में स्थिति कुछ ऐसी होती है, जनवरी में स्थिति कुछ ऐसी आ जाती है, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि निम्न दाब और उच्च दाब क्या होता है। बाकी मैं अभी आपको जब पढ़ाऊंगा तो इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और जो बताने को रह गया है, शायद मैंने नहीं बताया, हाँ, एक कॉन्सेप्ट और जो रह गया, मैंने कोरिसिस बल के बारे में तो आपको बता दिया, फेरल के नियम के बारे में बता दिया। फेरल का नियम मोटे तौर पे है कोरिसिस बल की तरह, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो ये कहता है कि ये मान लो अर्थ है आपकी, अर्थ के पास में ये आपकी इक्वेटर है या कहें भूमध्य रेखा है। तो इनका मानना है कि अगर आप दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली पवनों के या पवनों की ओर खड़े हुए हैं, पवनों की ओर का मतलब ये हवाएं आ रही हैं और आपकी जो पीठ है वो दक्षिणी गोलार्ध की पवनों की तरफ है, अर्थात ये पवनें आपकी पीठ पे अटैक अगर कर रही हैं और आपका जो सर है या आपका मुख है वो उत्तरी गोलार्ध की ओर खिंचा हुआ है, तो ये पवनें आपके दाहिनी ओर यानी कि आपके हाथ के दाहिनी ओर, सिंपल सी बात है, हमारा दाहिना क्या होगा, ये लेफ्ट होगा या राइट होगा, राइट का मतलब दाहिना, दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएंगी। ऐसा ही ये कहते हैं कि जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध से जो पवनें हमारी आती हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध से जो पवनें आएंगी वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी। बस यही कॉन्सेप्ट इनका था फेरल का, इससे ज्यादा आपको फेरल के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। हमने इतनी बातें क्लियर कर ली, वायुदाब के बारे में पढ़ लिया, कोरिसिस बल के बारे में पढ़ लिया, ITCZ के बारे में पढ़ लिया। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ला नीनो के बारे में और एल नीनो के बारे में। ये दोनों कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पे आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दूसरा कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके क्लियर करते हैं और दोनों कॉन्सेप्ट में जो हमने पहले कॉन्सेप्ट चुना है वो हमने चुना है ला नीनो के बारे में।
ये क्यों चुना है? ये इसलिए हमने चुना है क्योंकि ला लीनो जो स्थिति होती है वास्तव में सामान्य होती है, मतलब ये आपको नॉर्मल हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो एल नीनो की स्थिति होती है लगभग ये 4 से 7 वर्षों के दौरान कभी कभार होती है। प्रश्न उठता है कि कभी कभार होती है तो क्या इसका कोई निश्चित पैमाना है? तो इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है और आज तक इस पर कोई भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल हो या कोई भी वर्ल्ड का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो वो ये नहीं फिक्स कर पाया कि आखिरकार ये होती क्यों है और इसका होने का रीजन मेन क्या है। तो इसलिए हम भी इसको पूरी तरह से क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि आखिरकार ऐसा कौन सा कारण है कि एल नीनो में वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम उस चीज को यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन हम बेसिक तौर पे ला लीनो के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और ला लीनो को जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा अधिकांश टॉपिक या कहें अधिकांश बातें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ला लीनो के बारे में हम देखते हैं कि ला लीनो क्या होता है। पहले मैं आपको यहाँ पे एक फिजिकली मैप के माध्यम से ऐसे बताकर बनाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद मैं इसे आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप हमेशा जानते हैं कि आपका जो मैप बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, आप ऐसे नोटिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे कुछ आपका ये अमेरिका का क्षेत्र, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये बनता है, सॉरी ये मैंने भी वही गलती कर दी, मुझे ये इसको यहाँ पे बनाना है मैंने भी यही गलती कर दी, खैर कोई बात नहीं, चलो मैं भी इसको यहीं से बनाता हूँ। यहाँ से मुझे कुछ इसे बनाना है। ठीक है, यहाँ से ये कुछ स्थिति ऐसी आएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट रुकना और छोटा करते हैं इसको। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका अमेरिका ऐसे बन गया। ठीक है, ये आपका अमेरिका यहाँ पे बना और ये आपका बन गया साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका बन गया। यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पे अलास्का के रीजन से आपको पता है कि ये एशिया का रीजन ये जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये रीजन एशिया का हो गया, ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया, यहाँ पे आपका अफ्रीका का रीजन बन गया। ठीक है, ये अफ्रीका का रीजन हो गया, यहाँ पे आपका इंडिया का रीजन हो गया, ये आपका पेनिनसुला वगैरह बन गया। ठीक है, ये इसको आप थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया का रीजन ले सकते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ रीजन हो गया। ठीक है, चलो अच्छा सा बन गया। यहाँ पे आपका आइलैंड वगैरह उसको हमें नहीं पढ़ना है, समझ गए। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक चीज़। ला लीनो कहा जाता है कि जो पूर्वी प्रशांत का क्षेत्र है, पूर्वी प्रशांत का मतलब हमारे यहाँ से जो पूरब में पड़ता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र को हम कहते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। ला लीनो के बारे में कहा जाता है कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है या कहें ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे टेम्परेचर सामान्य जब रहता है, ठीक है, तो वो ला लीनो की स्थिति कहलाती है। ला लीनो की स्थिति में एक जो कॉन्सेप्ट आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है इसके सूर्य की स्थिति को लेके या कहें भूमध्य सागर भूमध्य रेखा को लेके। भूमध्य रेखा के बारे में आप जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा होती है वो कहाँ से जाती है, वो आपकी इक्वेटर से होके गुजरती है। ठीक है, सॉरी इक्वाडोर के पास में कहें दक्षिणी अमेरिका को काटते हुए जाती है और अफ्रीका के यहाँ पे, ये मैप थोड़ा वैसा हो गया, अफ्रीका थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वेटर के हिसाब से, तो यहाँ से होके जाती है। बस आपको ये समझना है ऑस्ट्रेलिया को टच नहीं करती है। ठीक, यहाँ पे जब ये होती है और सन जब मकर रेखा पे आपको देखने को मिलेगा, तो भूमध्य रेखा पे जब सन आपको देखने को मिलेगा तो क्या होता है कि सन की जो रेज है वो भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती हैं और ये 2 बार देखने को मिलती हैं। 2 बार देखने के कारण क्या होगा कि यहाँ का जो तापमान है वो काफी ज्यादा गर्म होता है या कहें यहाँ पे निम्न दाब की स्थिति होती है। निम्न दाब की स्थिति के कारण ऊपर से आने वाली महासागरीय धाराएं और नीचे से आने वाली ठंडी महासागरीय धाराएं आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं और ये नॉर्मल होती हैं। नॉर्मल प्रक्रिया है अर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पे नॉर्मल होने के कारण ये जब आपस में कन्वर्ज करती हैं OSCO या QCO के रूप में, तो यहाँ पे प्लवकों के लिए एक सामान्य स्थिति उत्पन्न होती है। प्लवकों के लिए मतलब मछली उत्पादन के लिए। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा होता है या कहें कि यहाँ पे जब ये आपस में कन्वर्ज करती हैं पवनें, तो कन्वर्ज के कारण ये पवनें केवल और केवल यहीं पे या कहें इसी क्षेत्र में स्थिर नहीं बनी रहती,
बल्कि ये पवनें आगे की ओर भी विक्षेपित होती हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूं, हाँ, ये पवनें यहाँ पे क्या कहते हैं, आगे की ओर विक्षेपित होती हैं। आगे की ओर कैसे विक्षेपित होंगी, ऐसे करके, यहाँ से ठंडी, यहाँ से गर्म, तो ये आगे की ओर ऐसे विक्षेपित होंगी। जब ये विक्षेपित हो रही होंगी तो इनकी गति काफी धीमी होती है और इन पर कोरिलेसिव बल का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण ये विक्षेपित नहीं हो पाती और ये बिल्कुल सीधा ही चलती रहती हैं। अब एक बात बताना, यहाँ पे गर्म और ठंडी आपस में मिली थी तो इनका तापमान क्या होगा, न्यूनतम होगा, न ठंडा न गर्म। और न्यूनतम होने के कारण एक बात बताओ कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, सूर्य की स्थिति यहाँ पे गर्म होगी, तो सूर्य की स्थिति जब गर्म होगी तो अफ्रीका का जो ये रीजन है, मेडागास्कर का जो रीजन है, ये स्थल यहाँ पे गर्म आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी हिस्सा है ये भी गर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है ये भी आपको गर्म देखने को मिलेगा। और जब ये गर्म होगा और ये न्यूनतम होंगी, ठंडी होंगी, ज्यादा गर्म नहीं होंगी, तो आप एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी, अर्थात ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अभिगमन करेगी। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अभिगमन करेगी, ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचेगी, तो यहीं पे एक ठंडी धारा इससे जुड़ेगी आके, और उस ठंडी धारा के कारण इसको और गति मिल जाएगी। और एक गति इसको और कहां से मिलती है, जो ये पृथ्वी हमारी घूर्णित होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी यहाँ पे गति प्रभावित करती है, जिसके कारण ये गति धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते हिंद महासागर के पास पहुंच जाएगी। और हिंद महासागर भी क्या होगा, एक तरीके का हाई प्रेशर की स्थिति में। और हाई प्रेशर की स्थिति में जब हिंद महासागर होगा तो यहां से कर्क रेखा, जब सूर्य भी तो यहां से बदल रहा होगा, सूर्य बदलते बदलते जब कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेगा तो ये स्थिति यहाँ पे लो की हो जाएगी, गर्म हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्टिनेंट। तो यहां से इसको विक्षेपित कर देगा कोरिलेसिव बल के कारण, समझ गए। तो ये ला लीनो की स्थिति ये बताती है कि यहाँ पानी की मात्रा को उपलब्ध करा देती है, या कहें कि एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर के जोन को क्रिएट करने में या उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना रोल प्ले करती है, जिस कारण भारत में अधिक वर्षा होती है। अर्थात ला लीनो भारत में अधिक वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के जस्ट अपोजिट होता है एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है कि जो ये सामान्य तौर पर अभी टेम्परेचर था यहाँ पे पूर्वी प्रशांत महासागर में, ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर में जो ये टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती है। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, जल जो होगा वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। जल जब गर्म हो जाएगा और जल के गर्म होने के कारण यहाँ पे आपका स्थल भी गर्म है, ठीक है, यहाँ पे जल आपका गर्म ही होगा, स्थल भी आपके गर्म होंगे। तो गर्म होने से आप बताइए, क्या हवा कभी गर्म से गर्म की ओर जाती है? बिल्कुल भी नहीं जाती। तो जब हवा गर्म से गर्म की ओर नहीं जाती है तो ये गर्म होने वाली पवनें यहीं पे स्थिर बनी रहेंगी, और स्थिर बने होने के कारण ये यहीं पेरू के तट पे ही पूरी की पूरी वर्षा करा देंगी। अर्थात ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगी, और जब यहाँ पे नहीं पहुंचेंगी तो यहाँ का जो सेल है, जिसको दक्षिणी दोलन बोलते हैं, या जिसको वाकर सिद्धांत बोलते हैं, या जिसको वाकर परिसंचरण बोलते हैं, वो प्रभावित हो जाता है, या कहें वो कमजोर पड़ जाता है। और उसके कमजोर होने से कई बार हिंद महासागर में उतना हाई प्रेशर नहीं बन पाता जितना बनना चाहिए। इसके फलता क्या होता है कि भारत में फिर बारिश नहीं हो पाती, और भारत बारिश नहीं हो पाती तो सूखे की स्थिति आ जाती है। एल नीनो जो कहलाता है वो सूखे की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, और ला लीनो जो होता है वो भयंकर बारिश को रिप्रेजेंट करता है। और एक बात और बता दें आपको, यहाँ पे जो आपके लिए जरूरी तो नहीं है बट पता होना चाहिए, वो क्या होती है कि जब यहाँ पे गर्म की स्थिति होती है, ठीक है, यहाँ पे गर्म की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी विंड हवाएं जो हैं यहाँ पे तेजी से चल रही होती हैं, तो उसके संदर्भ में ये भी चलने लगती है। क्यों चलने लगती है? क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं
ऑस्ट्रेलिया के पास में ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाएं इसको प्रभावित करती हैं, और जब ये प्रभावित करती हैं तो इसी के संपर्क में आके यहाँ पे भारी बारिश करा देती है, और हल्की बारिश होने के बाद ये फिर से रिवर्स हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट वाकर ने दिया है, मैंने नहीं दिया है। वाकर ने कैसे बताया, उनका यही कहना है कि जब ये यहाँ से ऐसे हवा आएगी तो ये वापस को फिर से रिटर्न कर जाएगी, मतलब पूरी तरह से भयंकर बारिश नहीं होगी। और जो इंडोनेशिया के क्षेत्र वगैरह होते हैं, यहाँ पे गर्म क्षेत्र ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा नहीं होती है, तो ठंडी हवा ना होने के कारण ये क्षेत्र भी गर्म होता है, ये हवाएं भी गर्म होती हैं। तो यहाँ पे हवा तेज चलने के कारण कई बार जंगलों में आग लग जाती है। तो आग को बुझाने वाली जो वर्षा ला लीनो लेके आती थी वो एल नीनो नहीं ला पाती है, फलतः इंडोनेशिया के क्षेत्रों में भारी आग लग जाती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एल नीनो होता है क्या वो आग लगने का भी कारण बनता है? तो बिल्कुल हाँ, एल नीनो जो होता है वो आग लगने का भी कारण में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको इसको 3D माध्यम के माध्यम से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से पूरी क्लियर हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ से आप देखिएगा ये ग्लोबल क्लाइमेट का सिस्टम होता है। तो ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया सूर्य की स्थिति को लेके। ये आपका यहाँ पे दिख रहा है लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर यहाँ पे गर्म क्षेत्र, और ये आपका यहाँ पे हाई प्रेशर हिंद महासागर में। क्यों? क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ पे बदल चुकी होती है। जब सूर्य की स्थिति फिर से बदलती कर्क रेखा और मकर रेखा के संदर्भ में, तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाते हैं दोनों। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं कि हिंद महासागर कभी ठंडा होगा, कभी प्रशांत महासागर ठंडा होगा, तो वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे बताना था वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ला लीनो की स्थिति कैसे आती है। तो एल नीनो जब आएगा यहाँ पे तो वहां पे गर्म होगा। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे गर्म हवाएं किस तरीके से विक्षेपित होंगी, ला लीनो में कैसे ठंडी हवाएं जो होती हैं वो विक्षेपित होती हैं। ठीक है, या जो कहें कि पेरू की धारा है उसके संदर्भ में, तो ये यहाँ पे प्रभाव डालता है। समझ गए? जैसे आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया, मैंने कहा था गर्म हो जाता है, यहाँ पे ये वाला रीजन गर्म मिलेगा आपको, यहाँ पे इंडिया का जो क्षेत्र होगा तो ये इसको प्रभावित करता है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया ही यहाँ पे भयंकर गर्म रहा, ठीक, तो ये इसको उस टेम्परेचर को हीट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी पूरे भारत में या पूरे के पूरे हिंद महासागर में वहां पे प्रभावित नहीं कर पाता है, जिस कारण एल नीनो के कारण भारत में वर्षा नहीं होती। ये आप देख रहे हैं पेरुवियन जो करंट्स है, ठीक है, ठंडी होती है यहाँ पे। इतनी ही बातें आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है, बाकी आपसे यहाँ पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और डेप्थ में जाएंगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल हो जाता है, और मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको नहीं पढ़ानी है। समझ गए? तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 2 से 7 वर्षों के आसपास समथिंग ये देखने को मिलता है। बाकी आपसे यहाँ पे आगे जब हम मानसून आपको पढ़ाएंगे तो उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपने एल नीनो के बारे में और ला लीनो के बारे में अपने टॉपिक को पढ़ा। अब यहाँ पे बात आती है इंडियन मानसून के बारे में। इंडियन मानसून की स्थिति बिल्कुल सामान्य सी होती है। इसको पढ़ने के लिए आपको बेसिक तौर पे 2 बातें पता होनी चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी शुरू में आपको बताया है, ला लीनो और एल नीनो के बारे में, सॉरी हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में, और ITC जेट के बारे में। इसके पहले मैंने आपको एक स्थिति और पढ़ाई थी, वो मैंने आपको पढ़ाया था सूर्य की स्थिति को लेके। सूर्य की स्थिति में मैंने आपको क्या बताया था कि सूर्य जो होता है वो एक बार वर्ष में कर्क रेखा पे लंबवत होता है, एक बार वो मकर रेखा पे लंबवत होता है, और बाकी अधिकांशतः 6-6 महीने के टाइम पीरियड पे आपका भूमध्य रेखा पे वो लंबवत देखने को मिलता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे जब वो सूर्य लंबवत आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर काफी हीट होगा, और जब कर्क रेखा पे लंबवत देखने को मिलेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर काफी हीट होगा। अर्थात जब 21 जून की स्थिति होगी तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध उतना गर्म नहीं होता, दक्षिणी गोलार्ध उतना ठंडा होता है, या कहीं समुद्री जो क्षेत्र होता है वो उतना गर्म नहीं होता, उतना ठंडा होता है। तो समुद्र से पवनें चलती हैं किधर? स्थल की ओर।
समुद्र से स्थल की ओर उन्हें जाना तो सीधे होता है, लेकिन कोरियोलिस बल या पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो अपनी दिशा से दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जिस कारण हम कहते हैं कि वो मानसूनी पवनों के रूप में तब्दील हो जाती हैं। और भारत में ये दो धाराओं के रूप में आती हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा जो बंगाल की खाड़ी से जाती है नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए, एक शाखा वहीं से ही रिटर्न करती है गंगा घाटी की ओर, और दूसरी जो अरब सागर की शाखा है, उनको आप यहाँ पे एक पिक्चर्स के माध्यम से देखिए, फिर मैं आपको इसको और अच्छे से क्लियर करूं। जैसे सामान्य स्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है भारतीय मानसून के बारे में, ठीक है। ये हवाएं वास्तव में यहाँ पे चलती हैं, ठीक है। ये हवाएं कुछ इस तरीके से भारत में चलती हैं, और भारत में चलने के कारण क्योंकि भारत की जमीन काफी गर्म होती है कर्क रेखा में सूर्य की स्थिति को आने के कारण, और जब ये स्थिति रिटर्न होती है, सूर्य जब मकर रेखा पे आता है तो जमीन ठंडी देखने को मिलती है और जो वाटर बॉडी होती है वो गर्म होती है, अर्थात लो प्रेशर और हाई प्रेशर का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। अब लो प्रेशर है, समुद्र जो है वो हाई प्रेशर है, तो पवनें उसी की ओर विक्षेपित होंगी, लेकिन दिशा क्यों बदल जाती है? क्योंकि कोरियोलिस बल का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पवनें यहाँ पे जाती हैं, ठीक है। लेकिन वापस जब होता है मकर रेखा की सिचुएशन, तो वहां पे पवनें कुछ ऐसे रिटर्न करती हैं, ठीक है। आपको बस ये बेसिक पता चला। चलिए, इतनी बेसिक पता होने के बाद यहाँ पे बात आती है ITC-Z को लेके। ITC-Z वास्तव में सूर्य की स्थिति को देखते हुए परिवर्तित होता रहता है। सूर्य अगर कर्क रेखा में तो स्थिति अलग होगी, मकर रेखा में दिसंबर में आएगा तो स्थिति आपको अलग मिलेगी। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे जेट स्ट्रीम या कहें व्यापारिक पवनें भी प्रभावित होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली पवनें भूमध्य रेखा पर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, जिससे ITC-Z का क्षेत्र बनता है। ITC-Z का जो क्षेत्र होता है वो एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो सूर्य जिस ओर जाएगा, यानी कि जहां पे गर्मी ज्यादा होगी वहीं की ओर ये विस्थापित हो जाएगा, और इसको आने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं हैं वो इसको इतना विक्षेपित कर देती हैं कि ये पृथ्वी में या कहें भारत की कर्क रेखा के नजदीक पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे ITC-Z की स्थिति ऐसी हो जाती है। एक और रीजन आपको बता दें भारत में मानसून आगमन का, वैसे तो 3 कारण है भारत में मानसून आगमन को लेकर जो स्थितियां प्रोवाइड कराई जाती हैं। एक थार का मरुस्थल, दूसरा हमारा हिमालय, और तीसरी खास बात होती है तिब्बत का पठार, क्योंकि ये काफी तेजी से गर्म होते हैं और समुद्र से आने वाली पवनों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है बेसिक, यही चीजें हमें सीखनी होती हैं। बाकी आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ला लीनो एल लीनो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये इस पे इम्पेक्ट डालता है, कैसे हिंद और एक बात और बताएं, यहाँ पे जो मैंने शायद मिस की है, आपको नहीं बताया है, वो बात ये है कि भारत में या कहीं दुनिया में ये एक स्थिति देखने को मिली है, इस पर अभी वैज्ञानिकों की रिसर्च चल रही है कि ऐसा क्या कारण है कि जब एक बार हिंद महासागर जो होता है वो उस पर हाई प्रेशर होता है तो प्रशांत महासागर में लो प्रेशर देखने को मिलेगा, या प्रशांत महासागर में जब हाई प्रेशर होगा तो हिंद महासागर में लो प्रेशर देखने को मिलेगा। इसको दक्षिणी दोलन के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे इतनी ही बेसिक बातें याद रखने की आवश्यकता होती है, बाकी आपसे यहाँ पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम आपको यहाँ पे मानसून का थोड़ा सा पिक्चर्स और दिखा दें कि किस तरीके से भारत में मानसून का आगमन होता है, ठीक है। भारत में मानसून के आगमन के लिए जो स्थिति होती है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आगे करूँ, हाँ ये थोड़ा वैसे, ये तो वृष्टि छाया प्रदेश है, मैं भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि भारत में जो मानसून आता है वो किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तो जो हमारे ये क्षेत्र होते हैं काफी गर्म होते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों के, ये क्या हो गया, हाँ, इन क्षेत्रों के गर्म होने के कारण यहाँ पे पवनें खिंचाव की ओर जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ रीजन है जो गर्म क्षेत्र यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्पॉट के रूप में, ठीक है। यहाँ पे मानसूनी पवनों का या कहें मानसून का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कैसे यहाँ पे मानसूनी पवनें आती हैं।
आप ये देख रहे हैं ITCZ के बारे में मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दिया था कि ITCZ किस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में विक्षेपित होता है। क्यों विक्षेपित होता है? क्योंकि कर्क रेखा में, यहाँ पे बात ये ना एक साथ सब कुछ नहीं आ सकता ना, यहाँ पे कर्क रेखा भी दिखानी चाहिए और सूर्य की स्थिति को दिखानी चाहिए। सूर्य 21 जून को जब होगा तब ये कुछ ऐसी स्थिति बनती है यहाँ पे, ठीक है, जिस कारण साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है वो यहाँ पे इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। क्लियर? और क्रॉस करने के बाद वो एक तरीके से साउथ वेस्ट के मानसून में तब्दील होती हैं। आप देख रहे हो कि कैसे इक्वेटर को क्रॉस करके कोरिलेसिस बल के कारण विक्षेपित हो जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बातें समझनी है आपको। अब जब ये बातें आप समझ गए तो भारत में मानसून दो तरीके से आता है, एक बे ऑफ बंगाल के रूप में आता है, दूसरा अरेबियन सी के रूप में। बे ऑफ बंगाल वाला पहाड़ियों से पूर्वोत्तर की होते हुए गंगा की ओर रिटर्न करता है। ये बात अलग है कि गंगा की ओर जब रिटर्न करता है तो उसके पास पानी की मात्रा काफी कम होती है या उसमें आर्द्रता की जो मात्रा होती है वो काफी कम देखने को मिलती है। एक और यहाँ पे जो इम्पैक्ट डालता है सबसे बड़ी चीज वो क्या है इसको जनरेट करने में, वो है जेट स्ट्रीम की धाराएं। जेट स्ट्रीम की धारा क्या करती है, वो एक तरीके से आपके उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली काफी तेज पवनें होती हैं, ठीक है, या कहें समताप मंडल में चलने वाली तेज पवनें होती हैं। तो वो जब भारत में आती हैं पहले वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, लेकिन आने के बाद वो हिमालय की श्रेणियों के कारण दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं और सूर्य की स्थिति से भी वो प्रभावित होती हैं, जिस कारण वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को भी काफी तेजी से प्रभावित कर देती हैं। अभी आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये आपका ITCZ का क्षेत्र दक्षिण की ओर विस्थापित हुआ। क्यों? क्योंकि सूर्य इस समय मकर रेखा की ओर पहुंच गया और यहीं पे जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो कैसे बदल जाती है उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मानसून का निवर्तन। और जब मानसून निवर्तित होता है तो क्या होता है कि स्थल जो हमारा होता है वो ठंडा होता है, क्योंकि आप देखेंगे सर्दीला क्षेत्र होता है भारत में, लेकिन जो नीचे का समुद्र का क्षेत्र है वो इतना ठंडा नहीं हो पाता इतनी तेजी से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि समुद्र या पानी जो है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो उसके देर से ठंडे होने के कारण पवनों का प्रवाह समुद्र की ओर होता है, जिसको हम मानसून का निवर्तन बोलते हैं, ठीक है। यही बातें यहाँ पे आपको समझनी थी, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझना था। आपको यहाँ पे एक बार जेट स्ट्रीम हम दिखा देते हैं, आप जेट स्ट्रीम के बारे में देख सकते हैं। कुछ ऐसी ये जेट स्ट्रीम होती हैं, मतलब ये दो श्रेणियों में बढ़ जाती हैं, एक तो ऊपर की ओर चली जाती है, दूसरी जो जेट स्ट्रीम है ये हमारी हिमालय पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में चलती है। इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये भारत के मानसून में आगमन को लेके या कहें सर्दी में वर्षा कराने को लेके, ठीक है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर इतनी बातें? चलिए इतनी ही बातें यहाँ पे आपको पढ़ना था। आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में, वो देखो किस तरीके से यहाँ के डाइपोल या कहें प्रायद्वीपीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। समझ गए? बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। हमने अभी जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो सारी चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा खासतौर पे इंडियन मानसून के बारे में। तो जब तक हमें इंडियन मानसून नहीं पता होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं। तो इंडियन मानसून को पहले हम पढ़ लें, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन मानसून में कहीं कहीं पे बारिश होती है, कहीं कहीं पे बारिश नहीं होती है, उसका रीज़न क्या है, और उस बारिश से ही हमारे आगे के टॉपिक संबद्ध हो जाते हैं। इसलिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ गए? तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। इसको समझने के लिए मैंने आपको ऊपर तो बता दिया था पहले ही कि किस तरीके से पवनें कोरिलेसिस बल के कारण हमारे पास जो आती हैं भारत में वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है क्या नहीं है इसको हम भी समझते हैं। हमारे यहाँ माना यह जाता है कि जो मानसून होता है ये दो भागों में आता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक इसको हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा और दूसरा हम इसे बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून की शाखा। ये दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संदर्भ में जब बात होती है तो ये भारत में आने में दो भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात मानसून जो है भारत में वो दो पार्ट में आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। साथ ही जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो भारत में आने पर दो दिशाओं में डिवाइड हो जाता है। एक दिशा इसकी कहलाती है बंगाल की खाड़ी की दिशा और एक दिशा इसकी कहलाती है अरब सागर की दिशा, ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार कौन से रीजन है कि ये जो दक्षिण पश्चिम पवनें हैं ये बिल्कुल खिंची हुई भारत की ओर चली आती हैं।
तो इसका सबसे बड़े रीजन 3 है। पहला रीजन है यहाँ पे थार के रेगिस्तान की उपस्थिति, दूसरा रीजन है यहाँ पर हिमालय की उपस्थिति, और तीसरा रीजन है यहाँ पे तिब्बत के पठार की उपस्थिति। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है तो इन तीनों को ये काफी ज्यादा हीट प्रोवाइड कराता है, और हीट होने के कारण ये तीनों के तीनों काफी गर्म हो जाते हैं। काफी गर्म होने के कारण यहाँ पे पूरे के पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में ये लो प्रेशर को क्रिएट कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लो प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि जब गर्म होता है तो हवा फैलती है, जिस कारण यहाँ पे काफी तेजी से लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर यहाँ पे होता है, बट ये सूर्य की कर्क रेखा की जो गर्माहट है वो समुद्र को उतनी जल्दी गर्म नहीं कर पाती जितनी जल्दी स्थल को कर देती है। और जब समुद्र उतनी तेजी से गर्म नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि यहाँ से हाई प्रेशर से पवनें लो प्रेशर की ओर जाने लगती हैं, और लो प्रेशर की ओर जाने में ये दो पथ को फॉलो करती हैं, जिसमें हम कोरियोलिस बल के प्रभाव को जानते हैं। प्रश्न उठता है कि ये दो भागों में क्यों डिवाइड हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे जो दक्षिण भारत की शेप है ना, अभी तो हमें बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, बट यहाँ पे कई पहाड़ियां हैं जो इसको डिवाइड कर देती हैं। तो एक बंगाल की खाड़ी से होती हुई चली जाती है, और दूसरी यहाँ पे अरब के पेनिनसुला से होते हुए पश्चिमी घाट के बिल्कुल समानांतर बहती है। पश्चिमी घाट के समानांतर बहने के कारण ये पश्चिम के उत्तर में, या कहें पश्चिमी के पूरब में जो पूर्वी पहाड़ियां होती हैं वहां पे वर्षा नहीं करा पाती, बल्कि पहाड़ियों के पश्चिमी सिरे पे वर्षा करा देती है। इसका रीजन यही होता है कि ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, घने घने यहाँ पे वन होते हैं, तो बारिश यहीं से टकरा के बिल्कुल इन्हीं पश्चिमी ढलानों पे हो जाती है। तो ये जो पूरब का क्षेत्र है, या जिसको कहें वृष्टि छाया क्षेत्र जो है, वहां पे बारिश नहीं हो पाती और ये सूखे का शिकार हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि भारत में जल की उपलब्धता के बावजूद भी भारत में सूखे की स्थिति देखी जाती है। तो उसका रीजन यही है कि हमारा जो अधिकांश क्षेत्र भारत में पड़ता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी से जो भी पवनें चलती हैं अपने साथ यहाँ से आर्द्रता को समेट लेती हैं, और समेटने के बाद ये पहुंचती कहाँ पे हैं? पहाड़ियों में। पहाड़ियों में खास तौर पे गारो, खासी, जयंतिया या मासी नाम का जो क्षेत्र है वहां पे जो ही यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ से पहुंचने के बाद ये टकरा के रिटर्न करती हैं। जैसे आप इस मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत की लोकेशन आप यहाँ पे ऐसे देखिएगा, ये पहाड़ियां होती है। ठीक है, इन पहाड़ियों से टकराती हैं, और इन पहाड़ियों से टकराने के कारण ये तुरंत यहाँ पे रिवर्स कर जाती हैं। इनके इस रिवर्सल से क्या होता है कि ये गंगा की जो बेल्ट है यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा हो जाती है, और इसीलिए देखिएगा कई बार बिहार में, कई बार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, कभी गंगा उफान में तो कभी यमुना उफान में ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे एक बात और बताएं कि यहाँ से हमारी अरब सागर की शाखा जा रही होती है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तरफ टर्न हो जाती है। हालांकि एक शाखा यहाँ पे भी डिवाइड हो जाती है, लेकिन वो आगे जाके समाप्त हो जाती है। बट जो यहाँ पे जाती है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमने खूब सारा पानी लिया था, यहाँ पे खूब सारा पानी था, यहाँ पे बहुत सारा पानी था, और यहाँ की पहाड़ियों से टकरा के पूरा का पूरा पानी अधिकांश यहीं पे गिर जाता है, बाकी ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। रिफ्लेक्ट करने का एक कारण पृथ्वी का घूर्णन भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट करता है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ और कम, यहाँ पे और कम, और यहाँ तक आते आते बिल्कुल कम हो जाएगी। अर्थात पंजाब और हिमाचल का जो क्षेत्र है वहां तक आते आते बारिश बिल्कुल कम हो जाती है, और यही चीज यहाँ पे अरब सागर की जो धारा है ये अरावली के समानांतर पहुंचते हुए पंजाब और हिमाचल तक जाती है, और वहां पे दोनों आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद पूरे के पूरे मानसून की प्रक्रिया कवर हो जाती है। लेकिन एक बात बताएं, ये मानसून की क्रिया 21 जून को ही सब कुछ नहीं हो जाती है। ठीक है, ये मौसम बदलता रहता है, और पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी गतिमान है। तो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा तक आते आते ये स्थितियां बदलने लगती हैं,
और जब सूर्य मकर रेखा पे आता है, मतलब सर्दी के मौसम में आता है, तो ये परिस्थिति पूरी रिवर्स हो जाती है। और रिवर्स होने के कारण पश्चिमी विक्षोभों के कारण यहाँ पे जो क्षेत्र है या पश्चिमी जड़ धाराओं के कारण ये शीतल प्रदेश बन जाता है, ठंडा क्षेत्र हो जाता है। और मकर रेखा में क्या होता है, सूर्य चमकता है ज्यादा, तो यहाँ का ये जो क्षेत्र है ये उतना ज्यादा गर्म ठंडा नहीं हो पाता जितना ज्यादा उत्तर भारत का मैदान होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर और यहाँ पे रहता है लो प्रेशर। तो हाई से फिर हवाएं लो की ओर अभिगमित होती हैं और इसीलिए कहते हैं कि ये उत्तर पूर्वी मानसून की क्रियाविधि बन जाती है। अब आपको यहाँ पे हम मैप के माध्यम से एक बार दिखा दें कि कैसे यहाँ पे डिवाइड होती हैं चीजें, ठीक है, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जब यहाँ पे सूर्य देखिए कर्क रेखा में आएगा तो कैसे यहाँ पे स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ये देखिए, इसको थोड़ा सा और करें, हाँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि सूर्य यहाँ पे कर्क रेखा पे आएगा तो स्थिति कैसे हुई। ये देखिए सूर्य आया लंबवत, ठीक है। ये पहाड़ियां आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पहाड़ियां इसी चीज को डिस्टर्ब करती हैं, इनकी धाराओं को बिखेर देती हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून को। तो आप देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में स्थिति कैसे होती है और यहाँ पे अरब सागर की शाखा किस तरीके से अपना रूप दिखाती है, ठीक है। अब यहां से देखना बारिश जब प्रवाहित होगी, विक्षेपित होगी, क्यों? क्योंकि कोरिलेसिस बल इस पर इंपैक्ट करेगा, देख रहे हो। तो ये इनको क्या कर दिया, दाईं ओर विस्थापित कर दिया और दाईं ओर जो ही देखो इनको विस्थापित किया तो ही ये पवनें डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ जब दाईं ओर ये विस्थापित होंगी तो इन पहाड़ियों से टकरा के यहीं पे बादल बन जाएंगे और यहीं पे बारिश कर देंगी, बाकी इन पहाड़ियों की ओर ये नहीं पहुंच पाएंगे। आप देख रहे हो बादल यहाँ पे बन गए तो पूरी की पूरी वर्षा यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। और यहां जब बारिश हो जाएगी तो इनका जो पूर्वी क्षेत्र होता है वो उतनी तेजी से या उतनी मात्रा में वर्षा को प्राप्त नहीं कर पाता जितना कि ये पश्चिमी क्षेत्र प्राप्त कर पाता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये याद रखना है जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वृष्टि छाया प्रदेश का क्या मतलब होता है। वृष्टि छाया उस प्रदेश को कहते हैं जहां पे वर्षा औसतन कम मिलती है। आप ये देख सकते हो हिमाचल के रीजन में काफी बारिश होगी, है ना, इसलिए देखना कभी इस समय जो बारिश हो रही है वो वास्तव में यही वाली बारिश हो रही है, ठीक है, दिल्ली के रीजन में, क्योंकि अब मानसून समाप्ति की कगार पे और ऐसे पूरे भारत में वर्षा होती है, ठीक है, आपने देख लिया। अब कैसे निवर्तन होता है ये भी हम आपको अभी दिखा देते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से लो प्रेशर के कारण ये पूरी की पूरी चीजें वापस यहाँ पे रिटर्न कर जाती हैं। अब जो बारिश होगी तो मैंने आपको क्या बताया, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होगी, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे ज्यादा वर्षा मतलब 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 250-200 के आसपास। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कौन से वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे वन मिलेंगे, भारी लकड़ियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पे 150 से 250 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, यहाँ पे आपको पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। यही सारी चीजें आपको समझ में आएंगी आगे जब वनस्पति को आप पढ़ेंगे। और आपको रेगिस्तान तक आते आते राजस्थान तक आप देखेंगे वहां कटीली झाड़ियां मिलती हैं, क्यों? क्योंकि वर्षा का प्रतिरूप ही हमारे यहाँ वनस्पतियों के माध्यम को डिसाइड कराता है। और इसीलिए आप देखना कि पश्चिमी घाट में बारिश सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे भी बड़े बड़े वन मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको बायोडाइवर्सिटी उतनी अधिक मिलेगी। यही चीज आपको हिमाचल के रीजन में मिलेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें पश्चिमी विक्षोभों से भी बारिश होती है, समझ गए। तो इस इंपैक्ट और इस कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता होती है ताकि आपसे क्वेश्चन पूछ ले। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि भारत में मानसून पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता है, तो आप कहेंगे नहीं साहब घटता है, ठीक है, मतलब वहां पे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। आप देख ही रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में 250 फिर 150 ऐसी स्थितियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं, समझ गए। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होगी भारतीय मानसून के बारे में, और ज्यादा यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी आप कोई भी बुक ले आए, कोई भी बुक पढ़ लें, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको वैसे 2 बुक ये शेयर करूंगा, इन दोनों बुक को आप पढ़ना। इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है वैसे पूरी तरीके से, जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाता तो आपको समझ में बिल्कुल भी ना आता, ठीक है। दक्षिणी दोलन के बारे में क्या था, मैंने आपको बता दिया था कि एक बार कई बार आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर
में हाई प्रेशर होगा तो प्रशांत महासागर में लो प्रेशर होगा। इसी को हम दक्षिणी दोलन के रूप में कहते हैं और ये भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। जो प्रीलिम में आपसे क्वेश्चन आएगा वो ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसको आपको याद रखना है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लेकिन एक बात आपको बताएं, ये क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हम आपको जब 21 तारीख से कहें आज से ही जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे ना क्विक एंड फास्ट मोड पे रिवीजन, तो वहां पे ये क्वेश्चन ऐसे ही हम आपको कवर करा देंगे, तो और अच्छे से ये चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, हम भी आपको नोट्स भेज देंगे। आपने एक क्लास पूरी देख ली है, क्लास आपने पूरी समझ ली है, कोई डाउट हो तो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको बता देंगे। लेकिन वो डाउट तभी होना चाहिए जब आपने ये तीनों के 2 पेज यानी कि 60 पेज का ये नोट्स हम आपको जब भेजेंगे, इसे आप पढ़ लें। जो भेजा है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हम आपको भेजेंगे, इसे आप पढ़ लेना, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। मृदा को पढ़ना है और वनस्पतियों को पढ़ना है, उसको कवर करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।